नमस्कार आप सभी को। आज की क्लास में हम अरस्तू के त्रासदी सिद्धांत पे बात करेंगे, जिसे ट्रेजेडी का सिद्धांत भी कहा जाता है। पीछे की कक्षाओं से हम लगातार पाश्चात्य काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, उनको जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रक्रिया में आज हम अरस्तू के त्रासदी सिद्धांत पर बात करेंगे, जिसके बारे में उन्होंने अपने ग्रंथ, कौन सा उनका ग्रंथ था महत्वपूर्ण ग्रंथ बताइए? पेरीपोइएटिकेस, जिसका अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? पोएटिक्स के नाम से जाना जाता है। पोएटिक्स में त्रासदी सिद्धांत के बारे में बहुत महत्वपूर्ण ढंग से अरस्तू ने वर्णन किया है, उसका विश्लेषण किया है, उसका विवेचन किया है। सबसे पहले हम त्रासदी के अर्थ को समझते हैं। त्रासदी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ट्रेजेडी। ठीक है, ट्रेजेडी का हिंदी रूपांतरण है त्रासदी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दुखपूर्ण घटना, अत्यंत दुखद घटना। अर्थात जिन रचनाओं का अंत अत्यंत दुखद हो, दुखपूर्ण हो, पीड़ादायक हो, एकदम से मर्मांतक हो, हिलाकर रख देने वाला हो, ऐसी रचनाओं को ट्रेजेडी मूलक रचनाएं कहा जाता है या त्रासदीपूर्ण रचनाएं कही जाती हैं। ठीक है, आप देखते होंगे कि हमारे सामान्य जीवन में भी अगर किसी के साथ बहुत बुरा हो जाए, बहुत बड़ा हादसा हो जाए, तो हम क्या कहते हैं? अरे उसके साथ तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई, उसके साथ बहुत बड़ी त्रासदी हो गई। त्रासदी का अर्थ होता है कि जिन रचनाओं का अंत अत्यंत दुखपूर्ण हो, पीड़ादायक हो, कष्टप्रद हो और हिला करके रख देने वाला हो, उसे हम त्रासदी कहते हैं। यानी कि दुख मूलक रचनाओं को हम त्रासदी कहते हैं या ट्रेजेडी कहते हैं। अब अरस्तू ने अपने त्रासदी के सिद्धांत में क्या कहा, क्या बताना चाह रहे हैं वो? ठीक है, आप सब जानते हैं कि अरस्तू ने काव्य शास्त्र संबंधी जो विचार किए, उनकी किताब का नाम क्या है? पेरीपोइएटिकेस, जिसका अंग्रेजी अनुवाद पोएटिक्स के नाम से प्रसिद्ध है। उस पोएटिक्स में उन्होंने बहुत गंभीर ढंग से त्रासदी सिद्धांत का वर्णन और विवेचन किया है। इसके पहले जब मैंने आपको अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत के बारे में बताया था, विवेचन सिद्धांत के बारे में जब मैंने आपसे बात की, तो मैंने ये बताया था कि अरस्तू ने काव्य संबंधी अपने जो चिंतन प्रस्तुत किए, उसके दो आधार थे, दो कारण थे। पहला तो यह कि वो अपनी दृष्टि से, अपने चिंतन के हिसाब से, अपने विचार के हिसाब से यूनानी काव्य परंपरा का वर्णन और विश्लेषण करना चाहते थे। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण था, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है, कि अपने गुरु जो थे उनके, प्लेटो, उन्होंने काव्य कला पर जो आक्षेप लगाए थे, जो दोषारोपण किया था या काव्य कला को समाज, आदर्श समाज के लिए अनुपयोगी ठहरा दिया था, उसका कहीं ना कहीं तटस्थ ढंग से, बहुत तार्किक ढंग से वो अपने इन सिद्धांतों में क्या करते हैं? उत्तर देते हुए नजर आते हैं, जवाब देते हुए नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं प्लेटो के विचारों से अपनी असहमति व्यक्त करते हैं और बहुत तार्किक ढंग से अपनी बात को भी वो क्या करते हैं? रखते हैं। ठीक है, आप सब जानते हैं कि यूनान में दुखांत नाटकों की रचना ज्यादा हुई, ट्रेजेडी मूलक नाटकों की रचना ज्यादा हुई। ठीक है, और प्लेटो कहते थे अपने काव्य संबंधी विचार में कि दुखांत मूलक रचनाएं जो हैं वो निम्न कोटि की रचनाएं हैं, उसे समाज में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति के अंदर करुणा पैदा होती है, वो भयातुर हो जाता है, ठीक है ना, वह कमजोर हो जाता है, वह कायर हो जाता है, वह वीर नहीं हो पाता, वह साहसी नहीं हो पाता, उसकी सोचने समझने की ताकत के स्थान पे भावनाएं जगह ले लेती हैं। इसलिए त्रासदी मूलक रचनाओं को प्लेटो ने कहा कि यह उचित रचनाएं नहीं है, इसे बैन कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, यह निम्न कोटि की रचनाएं हैं। अरस्तू कहते हैं कि ऐसा नहीं है। आपको ध्यान में होगा कि कथार्सिस के सिद्धांत के दौरान भी हमने इस बारे में बात की थी कि अरस्तू का यह मानना था कि जो दुख मूलक रचनाएं होती हैं, ठीक है, तो दुख मूलक रचनाओं को जब हम देखते हैं तो उनसे एक जुड़ाव होता है और हमारे भीतर की जो भावनाएं होती है, ठीक है ना, उनका शोधन हो जाता है, उनका परिष्कार हो जाता है। क्योंकि नाटक या फिल्म देखने की प्रक्रिया में हम साधारणीकृत हो जाते हैं, उनसे, उन पात्रों से हम जुड़ाव महसूस करने लगते हैं और हमारे भीतर की जो दूषित भावनाएं हैं उनका थोड़े समय के लिए क्या हो जाता है? शोधन हो जाता है, हम उनका परित्याग कर देते हैं। कह रहे हैं कि नहीं, वो मान रहे हैं, इसलिए भी वो कह रहे हैं कि दुख मूलक रचनाओं को जीवन से हटाया नहीं जा सकता है। दुख या ट्रेजेडी जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, उसे आप पृथक नहीं कर सकते, लेकिन उसी दुख को, उसी पीड़ा को, उसी ट्रेजेडी को जब रचना में प्रस्तुत किया जाता है, नाटक में प्रस्तुत किया जाता है, फिल्म में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसको देखते हुए दर्शक उससे एक रिश्ता कायम करता है,
एक जुड़ाव महसूस करता है, और उस पूरी प्रक्रिया में दर्शक के भीतर जो करुणा है या भय मूलक जो स्थितियां हैं उनका थोड़े समय के लिए क्या हो जाता है, विरेचन हो जाता है, और उसको आनंद की प्राप्ति होती है, उसका मन शांत हो जाता है। इसलिए ट्रेजेडी मूलक रचनाएं निम्न कोटि की रचनाएं नहीं है, वह मनुष्य को कमजोर नहीं बनाती हैं, दरअसल वह मनुष्य के भावनाओं का क्या करती हैं, परिष्कार कर देती। आ गई बात समझ में? अरस्तु ने त्रासदी की बड़ी स्पष्ट परिभाषा दी। अरस्तु के अलावा अन्य विद्वानों ने भी त्रासदी पे बात की, डॉक्टर नगेंद्र ने भी त्रासदी को बहुत अच्छे से समझाया। अरस्तु ने त्रासदी की जो परिभाषा दी उसे सुन लेना, उसे सुनना, पहले उसे हम सुनते हैं और फिर मैं उसकी व्याख्या करता हूं, उसमें बहुत सारी चीजें खुल करके हमारे सामने आ जाएंगी और स्पष्ट हो जाएंगी। अरस्तु त्रासदी की परिभाषा स्वयं देते हैं और कहते हैं कि त्रासदी गंभीर स्वतः पूर्ण रचना है। ठीक है, यानी कि त्रासदी एक गंभीर रचना है और एक पूर्ण रचना है जिसका एक निश्चित आयाम होता है। त्रासदी एक गंभीर स्वतः पूर्ण रचना है जिसका एक निश्चित आयाम होता है। यह दुखपूर्ण कार्य व्यापार है जिसका मूल लक्ष्य दूषित विचारों का शमन करना है। बस इतनी सी परिभाषा है। कहते हैं कि यह दुखपूर्ण कार्य व्यापार है जिसका मूल लक्ष्य दूषित भावनाओं का क्या करना है, शमन करना है। कैथारसिस के सिद्धांत को याद करिए। अब यहां पे थोड़ा अंतर क्या है, कैथारसिस में वो बाकी सारी भावनाओं के भी विरेचन की बात कर रहे हैं कि लोभ हो गया, भय हो गया, ठीक है ना। यहां पे वो सिर्फ करुणा और भय की बात कर रहे हैं, वहां पे वो लोभ की बात कर रहे हैं, ईर्ष्या की बात कर रहे हैं, क्रोध की बात कर रहे हैं, घृणा की बात कर रहे हैं, तमाम तरह के भावों के विरेचन की बात कर रहे हैं। यहां पे कह रहे हैं कि त्रासदी मूलक जो रचनाएं होती हैं उनको देखने के बाद हमारे भीतर करुणा का भाव पैदा होता है और हमारे दूषित विचारों का क्या हो जाता है, शमन हो जाता है। दूषित भाव जो है हमारे भीतर से वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, चाहे वो तत्कालिक ही सही। अब अरस्तु की परिभाषा में एक शब्द आया है, कार्य व्यापार। ये जो कार्य व्यापार है इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। कार्य व्यापार का मतलब सामान्य क्रियाकलाप से नहीं है। देखिए उनकी परिभाषा को याद करिए, वो कहते हैं कि यह एक दुखपूर्ण कार्य व्यापार है। तो कार्य व्यापार से मतलब सामान्य क्रियाकलाप से नहीं है। कार्य व्यापार का प्रयोग उन्होंने मानव जीवन के आंतरिक चित्र को प्रस्तुत करने के लिए किया है, यानी कि मानव जीवन का जो चित्र है उस अर्थ में कार्य व्यापार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उनके अनुसार जो कुछ भी मानव जीवन के आंतरिक पक्ष को व्यक्त करे, बुद्धि सम्मत ढंग से उद्घाटन करे, मानव के आंतरिक पक्ष का बुद्धि सम्मत ढंग से उद्घाटन करे, वह सभी कार्य व्यापार के अंतर्गत आता है। अर्थात मानव जीवन के जो आंतरिक पक्ष है, आंतरिक भावबोध है, वो सब कार्य व्यापार के अंतर्गत आते हैं। और अब फिर से उनकी परिभाषा पे लौटिए, वो कहते हैं कि यह दुखपूर्ण कार्य व्यापार है जिसका मूल लक्ष्य दूषित विचारों का क्या करना है, शमन करना है। यानी कि मानव के आंतरिक जीवन के जो तमाम सारे भाव है, तमाम सारे पक्ष हैं, उन तमाम सारे पक्षों में जो दूषित चीजें हैं उनका शोधन करना, उनका परिशमन करना, यह है अरस्तु के त्रासदी सिद्धांत का मूल उद्देश्य। इसलिए वो कहते हैं कि जो दुखपूर्ण रचनाएं होती हैं, जो ट्रेजेडी मूलक रचनाएं होती हैं, उनको आप निम्न कोटि की रचना नहीं कह सकते या उन्हें आप समाज से बाहर की चीज नहीं मान सकते। मनुष्य के निर्माण में, उसकी भावनाओं के परिष्कार में ट्रेजेडी मूलक रचनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप सबको मैंने विरेचन सिद्धांत के दौरान टाइटैनिक फिल्म का एग्जाम्पल दिया था ना, या फिर आपने आनंद फिल्म देखी होगी, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की बहुत खूबसूरत फिल्म है और ये फिल्म आपको देखनी चाहिए। आनंद फिल्म का जो नायक है वो नायक भी एक तरह से ट्रेजेडी का ही एग्जाम्पल है, जिसकी अंत में मौत हो जाती है, लेकिन उसकी मौत ने तमाम सारे हमारे भीतर तमाम सारी भावनाओं का एक हलचल पैदा करती है उस अभिनेता की मौत। और हम ये सोचने पे विवश हो पाते हैं कि क्या शानदार जीवन था इसका और किस तरह से वो हमें प्रेरित करता है वो कैरेक्टर। वो दुखांत फिल्में भी कैसे हमें प्रेरित करती हैं। आपने आशिकी 2 फिल्म देखी होगी, श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर की, ठीक है, आदित्य रॉय कपूर ही नाम है ना। अंत में उसकी भी मौत हो जाती है ना, लेकिन आप क्या करते हैं, उस अभिनेता से एक कनेक्शन फील करते हैं कि नहीं। कई बार तो आप देखते हैं कि फिल्म देखते हुए आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं,
कोई अच्छा दृश्य आप देखें तो आप अंदर एकदम से आपके अंदर एक मर्मांतक एहसास पैदा होने लगता है और आपके आंसू बह उठते हैं। आप ये जानते हैं कि ये काल्पनिक हो सकता है, ये सारी चीजें काल्पनिक हो सकती हैं, उसके बावजूद भी आपके भीतर आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यही कह रहे हैं अरस्तु कि त्रासदी में जब हम कोई नाटक देखते हैं, जब हम कोई फिल्म देखते हैं, कोई दृश्य देखते हैं, तो वो दुखांत होते हुए भी हमारे भीतर की भावनाओं को परिष्कृत कर देता है। और याद कर लीजिएगा, आप खुद अपने जीवन पे इस बात को आजमा के देखिएगा कि आप बहुत दुखी हैं, खूब रो लीजिए, उसके बाद आपके भीतर एक हल्कापन महसूस होता है, एक शांति आती है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि किसी के वियोग में बिलख बिलख कर और सिसक सिसक कर अगर आपने नहीं रोया तो आप जीवन के बहुत बड़े सौभाग्य से वंचित हैं। बिलख बिलख और सिसक सिसक कर रोने का भी अपना आनंद है, यानी कि दुखांत का भी अपना आनंद है। और भारतीय काव्य शास्त्र में इस पे काफी बातचीत हुई है, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था आपको, जब भारतीय काव्य शास्त्र में इस बात पे बल दिया गया है कि दुखांत तो होता है लेकिन अंत में सिर्फ रस बच जाता है, आनंद बच जाता है। इसलिए वो दुखांत मूलक होते हुए भी हमारे भीतर एक सुखांत की स्थिति क्या कर देता है, पैदा कर देता है। यही बात कह रहे हैं अरस्तु अपने त्रासदी सिद्धांत में कि ट्रेजिक मूलक जो रचनाएं होती हैं, त्रासद जो रचनाएं होती हैं, वह अंततः हमारे भीतर एक सुख की स्थिति पैदा करती हैं, एक आनंद की स्थिति पैदा करती हैं और हमारी दूषित भावनाओं का क्या हो जाता है, शमन हो जाता है। आगे बात समझ में स्पष्ट है। एटकिंस हुए एक और पाश्चात्य विद्वान, एटकिंस ने भी त्रासदी की परिभाषा दी और उसका मूल्यांकन किया। और एटकिंस कहते हैं, वह दुखांतक रचना जिसमें उद्देश्यपूर्ण घटनाओं से विचारों का परिमार्जन किया जाता है, वह त्रासदी कहलाती है। यानी कि विचार क्या हो रहे हैं, आपके परिमार्जित हो रहे हैं, और घटना क्या है, दुखांत है। दुखांतक निश्चित रूप से उसमें होगा, तभी वो ट्रेजेडी होगी, अदरवाइज वो ट्रेजेडी नहीं हो सकती है। वो भी यही बात कह रहे हैं जो कि अरस्तु कह रहे हैं। और भारतीय विद्वान डॉक्टर नगेंद्र ने भी बहुत खूबसूरत ढंग से ट्रेजेडी को समझाया और उसका विस्तारपूर्ण विवेचन किया। डॉक्टर नगेंद्र ने ट्रेजेडी के बारे में जो कहा है उसे सुनना और समझना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, त्रासदी दृश्य काव्य का एक भेद है, इसकी कथावस्तु गंभीर होती है। जाहिर सी बात है, जो दुखांतक होगा वो गंभीर होगा, हल्कापन नहीं होगा। हल्कापन के लिए तो हास्य चाहिए, हास्य रस चाहिए। करुण रस के लिए या दुखांतक के लिए गंभीर स्थितियां चाहिए। तो कहते हैं कि इसकी कथा वस्तु गंभीर होती है, इसका एक निश्चित आयाम होता है और यह अपने आप में पूर्ण होती है, आधी अधूरी चीजें नहीं होती है। या आप घटना ऐसे खत्म हो गई कि आप सोचे कि क्या हुआ, ऐसा भी नहीं होता है, वो पूर्ण घटना होती है। ठीक है, इसमें जीवन के गंभीर पक्ष का चित्रण होता है। त्रासदी के मूल भाव करुणा और त्रास होते हैं। इन भावों के उद्बुद्ध होने पर विरेचन से मानव मन का परिष्कार त्रासदी का मुख्य उद्देश्य है। त्रासदी की शैली भावपूर्ण और अलंकृत होती है, यह कहना है डॉक्टर नगेंद्र का। अर्थात वह भी यही बात कहना चाह रहे हैं कि विरेचन के द्वारा, विरेचन की प्रक्रिया में, अब देखिए कैसे हर एक सिद्धांत एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। अब आपने विरेचन को समझ लिया, इसलिए त्रासदी को समझने में ज्यादा आपको समस्या नहीं आ रही है। विरेचन के अर्थ को आप समझ पा रहे हैं, इसलिए अगर नहीं समझा है विरेचन को तो एक बार फिर से जाकर के वीडियो देख लीजिएगा और उसकी समझ अपनी पक्की कर लीजिएगा, तब और आनंदपूर्ण ढंग से आप आगे के जो विषय हैं उसको आप समझ पाएंगे। तो कह रहे हैं कि विरेचन से मानव मन का परिष्कार त्रासदी का मुख्य उद्देश्य होता है। और एक और बात कह रहे हैं कि त्रासदी की शैली भावपूर्ण और अलंकृत होती है, यानी कि भव्यता होती है। जो कथा होगी, जो विषय होगा, जो घटना होगी, वो भव्य होगी। ठीक है ना आप, और उस तरह से क्या होगा, हम विरेचित हो जाएंगे, दर्शक विरेचित हो जाएगा और विरेचन की प्रक्रिया में उसकी भावनाओं का शोधन हो जाएगा। वैसे भी ये जो त्रासदी है या वेदना जो है, जो वेदना शब्द है वह संस्कृत के विद धातु से बना है और विद का अर्थ होता है जानना। पीड़ा में, दुख की स्थिति में मनुष्य बहुत आत्म केंद्रित होता है। दुख की स्थिति में जितने हम केंद्रित होते हैं, सुख की स्थिति में हम उतने केंद्रित नहीं होते हैं। और पीड़ा की घड़ी में, घनीभूत पीड़ा की घड़ी में आप अपने सबसे ज्यादा करीब होते हैं। स्वयं के सबसे ज्यादा करीब मनुष्य दुख की घड़ी में होता है, पीड़ा की घड़ी में होता है। इसलिए वेदना मतलब जानना, और तब आप अपने आप को जान पाते हैं, अपने अंदर की उस ताकत को जान पाते हैं जो वेदना से लड़ने में आपकी मदद करती है।
आप अपने अंदर के उस साहस को जान पाते हैं, आप अपने अंदर के उस विवेक को जान पाते हैं जो दुख की घड़ी में आपके अंदर का विवेक आपको ही समझा रहा होता है। आप देखिएगा कि दुख की घड़ी में कई बार आपके भीतर एक नया व्यक्ति होता है, वो आप ही होते हैं, वही आपको सांत्वना देता है, वही आपको समझाता है, वही आपको उत्साह बढ़ाता है और लगता है कि ठीक है, मतलब अब तो जो हो गया सो हो गया, और फिर से धीरे धीरे आप क्या करते हैं, उठ खड़े होने लगते हैं। तो त्रासदी मनुष्य के जीवन का एक बहुत अनिवार्य हिस्सा है। और देखिएगा, त्रासदी ने बड़े बड़े लोगों को बहुत महान बना दिया। जिन लोगों की जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां आई, बहुत सारा ट्रेजिक सिचुएशन पैदा हुआ, उन लोगों ने इतिहास रचा है। तो त्रासदी हमारे भीतर की संभावनाओं को भी आप कह सकते हैं कि त्रासदी या दुर्घटनाएं हमारे भीतर की संभावनाओं को निखारती हैं, हमें ताकत देती हैं, हमें साहस बनाती हैं। इसलिए त्रासदी के पक्ष को या त्रासदी को इग्नोर करके उसे हटाकर हम एक जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते। और इसलिए भी कि जीवन में कभी हमारे ट्रेजेडी हो जाए, हमारे जीवन में कभी कोई दुर्घटना घट जाए, तो बड़े हौसले के साथ उसका सामना करना होता है। क्योंकि आप जीवन को किसी एक दायरे में केंद्रित नहीं कर सकते, किसी एक सीमा में आप उसे बांध नहीं सकते। सुख है तो दुख है, आनंद है तो भय भी है, त्रास भी है, त्रासदी भी है। तो त्रासदी मनुष्य के जीवन का एक बहुत अनिवार्य और स्वाभाविक हिस्सा, इसे पृथक नहीं किया जा सकता। आगे बात समझ में। अब अरस्तु ने जो त्रासदी पे बात कही, एटकिंस ने कही, डॉक्टर नगेंद्र ने कही, सम्मिलित रूप से अगर त्रासदी के पे जो परिभाषा दी गई है, जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं, अगर हम उसका विवेचन करें बिंदुवार ढंग से सहूलियत के लिए, ताकि आप आसानी से उसे बिंदुवार ढंग से लिख सकें, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने निकल करके आती हैं। इन सबके वर्णन, विश्लेषण और विवेचन के बाद उसे अगर हम बिंदुवार प्रस्तुत करना चाहें, तो पहला बिंदु होगा या पहला महत्वपूर्ण तथ्य होगा कि त्रासदी कार्य व्यापार यानी कि मनुष्य के आंतरिक भावों की अनुकृति है, व्यक्ति की अनुकृति नहीं है। पहली बात कि जो मनुष्य के भीतर के जो आंतरिक भाव होते हैं, कार्य व्यापार को मैंने समझाया है आपको। कार्य व्यापार से मतलब मनुष्य के जीवन चित्र को उपस्थित करना। तो मनुष्य के आंतरिक जीवन से संबंधित जो चीजें हैं, उसकी अनुकृति है त्रासदी, ठीक है ना। उसी का अनुकरण कर कहानी, नाटक या फिल्मों में उसका रूपांतरण किया जाता है, उसका प्रदर्शन किया जाता है। व्यक्ति विशेष की अनुकृति त्रासदी नहीं है। आगे बात समझ में। दूसरा बिंदु है, त्रासदी में वर्णित विषय गंभीर होते हैं और स्वतः पूर्ण होते हैं, ठीक है। गंभीरता से मतलब कि उसमें दम होता है, उसमें वजन होता है। अगर हल्कापन होगा तो त्रासदी की स्थिति पैदा नहीं होगी। हल्की बात आप करेंगे तो आप हंस लेंगे, आपका मनोरंजन हो जाएगा, वहां दुख की उपस्थिति नहीं होगी। तो त्रासदी में जो वर्णित विषय होता है वह गंभीर होता है, ठीक है, और स्वतः पूर्ण होता है। धीरे धीरे अपनी प्रक्रिया में वह आरंभ, मध्य और अंत की तरफ बढ़ता चला जाता है, पूर्णता को प्राप्त करता है, आधा अधूरा नहीं होता है, या दर्शक के ऊपर नहीं छोड़ता है कि सोचिए अब क्या हुआ होगा, ठीक है ना, या विचार कीजिए कि क्या होगा। वो घटना पूर्ण होती है। टाइटैनिक फिल्म देखिए, एकदम पूर्ण हुई है। अंत में हीरो मर गया है, अपनी नायिका को बचाते बचाते मर गया है ना, और उसके बाद एक सन्नाटा, एक शून्य की स्थिति हम सबके भीतर पैदा हुई, और उस नायक से हम क्या करते हैं, जुड़ाव महसूस कर लेते हैं, ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो जीवन का व्यापार आता है, ठीक है ना, वह वर्णनात्मक नहीं होता है, अभिनय रूप में होता है, यानी कि प्रदर्शन के रूप में होता है। जैसे कि नाटक आप देख रहे हैं या फिल्म के रूप में देख रहे हैं। तो त्रासदी का वर्णन जो है, कहने का मतलब है कि त्रासदी का वर्णन उतना गहरा प्रभाव नहीं डाल पाएगा जितना गहरा प्रभाव अभिनय या दृश्य के रूप में उसका प्रभाव पड़ेगा। तो त्रासदी वर्णनात्मक ना होकर अभिनय या प्रदर्शन के रूप में उसका प्रदर्शन किया जाता है, उसको दिखाया जाता है, ठीक है। चौथी बात, त्रासदी की शैली भव्य एवं सुसज्जित होती है, अलंकारपूर्ण होती है, ठीक है ना। भाषा में, संवाद में एक दम होता है, एक आकर्षण होता है, ताकि दर्शक को बांधे रखे, जोड़े रखे। अगर शैली भव्य नहीं होगी, आकर्षक नहीं होगी, तो दर्शक उसके साथ जुड़ाव महसूस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। और त्रासदी में मुख्यतः करुणा और दुख जैसे भाव है, उनका उद्रेक होता है, और इन्हीं भावनाओं का क्या हो जाता है, शमन भी हो जाता है, ठीक है। और त्रासदी का जो क्षेत्र विस्तार है वह निश्चित होता है, ठीक है ना। बहुत सारे विषय नहीं आ जाते हैं उसमें
किसी एक सर्टेन निश्चित विषय को लेकर के कोई घटना, दुखांतक घटना चलती है और उसी क्षेत्र में वह क्या करती है, विस्तार पाती है। इस तरह से आप जो विद्वानों ने त्रासदी की परिभाषा दी या त्रासदी से संबंधित जो मूल बातें हैं उनको बिंदुवार हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अरस्तु ने त्रासदी के संबंध में और जो कुछ महत्वपूर्ण बातें कही उसे जान लेना बहुत जरूरी है, तब जाकर हम समग्रता में इस विषय को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। अरस्तु ने त्रासदी के 3 उद्देश्य बताए कि क्या है त्रासदी के 3 उद्देश्य, ठीक है। पहला उन्होंने जो उद्देश्य बताया त्रासदी के 3 उद्देश्यों में से वह था भाव्यंतर चित्रण। भाव्यंतर चित्रण से अरस्तु का मानना था कि घटना और नायक दोनों भव्य होने चाहिए, घटना भी जबरदस्त होनी चाहिए और उस घटना का पात्र जो है वह भी जबरदस्त होना चाहिए, तब जाकर वह दर्शक के ऊपर अपना प्रभाव पैदा कर सकेगा। त्रासदी की वह घटना तभी जाकर दर्शक के ऊपर प्रभाव उत्पन्न कर सकेगी। अब फिर से आप टाइटैनिक फिल्म को याद करिए, कितनी बड़ी घटना, ठीक है। अनसिंकेबल नाम दिया गया टाइटैनिक जहाज को, कभी न डूबने वाला जहाज, पायलट भी एकदम बेपरवाह, चालक भी बेपरवाह, और वह टाइटैनिक जहाज जाके बर्फ की एक चट्टान से टकरा जाता है, मुड़ते 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 अंत में जाके टकरा जाता है, छेद हो जाता है और बड़ा सा जहाज, अनसिंकेबल जहाज टूट जाता है, धीरे धीरे डूबने लगता है और उसमें सवार कितने ही लोगों की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। और उसी टाइटैनिक जहाज पे पल रही होती है एक प्रेम कहानी, जिस प्रेम कहानी का भी एक दुखांतक और मर्मांतक अंत देखने को मिलता है। अब उस प्रेम कहानी यानी कि टाइटैनिक फिल्म की घटना भी बहुत भव्य है, बहुत जबरदस्त है, और उसके पात्र भी क्या है, जबरदस्त है। जैक जो है निम्न कोटि गरीब घर से आता है, गरीब परिवार से आता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व देखिए, उसका आत्मविश्वास देखिए, उसकी बातें देखिए, कैसे रोज से वो बातें करता है, ठीक है ना, कैसे रोज से वो प्रेम का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है कि नहीं करता है। तो कहने का मतलब है कि पहला उद्देश्य है कि घटना और नायक दोनों ही क्या होने चाहिए, जबरदस्त होने चाहिए और भव्य होने चाहिए, ठीक है। दूसरा है विचारों का शुद्धिकरण। घटना या कथानक ऐसा हो कि जिसे देखने के बाद दर्शक के विचारों का क्या हो जाए, शुद्धिकरण हो जाए, ठीक है ना, यानी कि सकारात्मक विचार उसके भीतर उत्पन्न हो सके। आपको एक फिल्म की मैं फिर याद दिलाऊंगा, आनंद फिल्म, राजेश खन्ना की फिल्म है। उस फिल्म को आपको निश्चित रूप से देखना चाहिए और मैं तो कहता हूं कि हर एक विद्यार्थी को फिल्म देखनी चाहिए। यूट्यूब पे फ्री में वो फिल्म उपलब्ध है और मेरे ऑल टाइम फेवरेट फिल्मों में से एक है वो फिल्म आनंद। आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि उस फिल्म को जरूर देखिए। उस फिल्म की कहानी का जो नायक है राजेश खन्ना, वो जिस जिंदा दिली के साथ जिंदगी को जीता है और अंत में उसकी मौत हो जाती है, उस फिल्म को देखने के भीतर हमारे भीतर बहुत सारे सकारात्मक भाव का आगमन होता है। हम सोचते हैं कि हम जिंदगी में कितनी ही शिकायतों से भरे होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जिसे मालूम है कि उसकी मौत निश्चित है, लेकिन वो जिंदगी को ऐसे जीता है जैसे कि हर पल उसकी जिंदगी का आखिरी पल हो। वो कहता है, बाबा मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। कितना लंबा आप जीते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, जितना आप जीते हैं उसमें जिंदगी कितनी ज्यादा है ये महत्वपूर्ण है। आप एक पलों में हजार हजार खूबसूरत पलों, हजार हजार खूबसूरत एहसासों को जी सकते हैं और सैकड़ों साल जीने के बाद भी आप हजारों खूबसूरत एहसास से वंचित रह सकते हैं। यानी कि जीना एक कला है। जिसे जिंदगी जीने की कला आती है वो जानता है कि जिंदगी कितनी हसीन हो सकती है, जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। तो ट्रेजेडी में सकारात्मक विचारों का शुद्धिकरण, ऐसी फिल्में, आनंद जैसी फिल्में, ठीक है ना, या फिर आप देखें टाइटैनिक जैसी फिल्में, ये आपके भीतर एक सकारात्मक विचारों को प्रस्फुटित करती हैं कि प्रेम के लिए कैसे आप मिटा सकते हैं सब कुछ, प्रेम अगर सच्चा है तो कैसे अपने आप का उन्नयन कर सकते हैं, अपना आत्म परिष्कार कर सकते हैं। तो दूसरा उद्देश्य उन्होंने कहा विचारों का शुद्धिकरण, ठीक है ना। तीसरा कि दूषित विचारों का उत्तेजना के माध्यम से शमन हो जाना या शांत कर लेना। इसके प्रारंभ में मैंने कहा, जिस अरस्तु ने जो विरेचन के सिद्धांत की परिभाषा दी तो उसमें भी वो यही कहते हैं कि दूषित विचारों का क्या हो जाता है, शमन हो जाता है और हमारे भीतर एक सकारात्मक विचार, सकारात्मक भाव पैदा हो जाते हैं। ये उन्होंने त्रासदी के
3 प्रमुख उद्देश्य बताए कि इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ट्रेजेडी मूलक रचनाएं रचनाकार या कवि प्रस्तुत करता है। आई बात समझ में। इसके अतिरिक्त जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वह है अरस्तु ने त्रासदी के कुछ प्रमुख अंग माने, प्रमुख तत्व माने, और उन्होंने कहा कि ये जो प्रमुख अंग है, प्रमुख तत्व है, इनकी बड़ी भूमिका है त्रासदी के निर्माण में। और उन्होंने त्रासदी के 6 प्रमुख अंग माने और कहा कि इन्हीं 6 प्रमुख अंगों या इन्हीं 6 प्रमुख तत्वों से त्रासदी का क्या होता है, निर्माण होता है। अब हम उन 6 प्रमुख अंगों और तत्वों का जिक्र करेंगे और फिर हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। ये 6 तत्व बहुत अनिवार्य तत्व हैं ट्रेजेडी मूलक रचना के, ठीक है ना। इसमें उन्होंने पहला जो तत्व बताया वो था कथानक, दूसरा था चरित्र चित्रण, तीसरा है पद रचना, चौथा है विचार तत्व, 5वां है संगीत और 6ठा है दृश्य विधान। इन 6 तत्वों को उन्होंने ट्रेजेडी का महत्वपूर्ण अंग माना, महत्वपूर्ण तत्व माना और कहा कि इन्हीं 6 अंगों से त्रासदी जो है या ट्रेजिक रचनाएं जो है वो बनती हैं। कौन कौन? कथानक, चरित्र चित्रण, पद रचना, संगीत, विचार तत्व, संगीत और दृश्य विधान। ये 6 अंग उन्होंने माने। अब एक एक करके कि क्या उसका महत्व है और उससे वो क्या समझते हैं, इन 6 अंगों को एक एक करके हम जानेंगे कि उसका क्या महत्व है और उससे क्या अभिप्रेत है, क्या उद्देश्य है उन 6 अंगों के बारे में जो बात अरस्तु कह रहे हैं उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला है कथानक। आप सब परिचित हैं, ठीक है ना। कहानी के भी तत्व आप पढ़ते हैं, उपन्यास के तत्व पढ़ते हैं, नाटक के आप तत्व पढ़ते हैं। कथानक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लॉट कहते हैं, ठीक है। तो अरस्तु ने कथानक या घटनाओं को सर्वोपरि माना, बहुत महत्व दिया और त्रासदी को आत्मा स्वीकार किया, ठीक है। उसमें वो कहते हैं कि त्रासदी अगर आत्मा है तो कथानक जो है यानी कि जो घटनाएं हैं उसका सर्वोत्तम जरिया है जिससे कि वो त्रासदी क्या कर सके, उत्पन्न कर पाते हैं, ठीक है ना। और ट्रेजेडी को उन्होंने आत्मा कहा। अरस्तु का कहना था कि कथानक केवल कथा नहीं है, कि कथानक से मतलब केवल कथा से नहीं है। उनके अनुसार कथानक का मतलब घटनाओं की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ इंसिडेंट्स, ये है कथानक। यानी कि जो घटनाएं हैं वो किस क्रम में आएंगी, किस व्यवस्था में आएंगी, कैसे वो एक दूसरे से जुड़ते हुए पूरी कहानी का निर्माण करेंगी, यह सीक्वेंस, यह क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर यह क्रम नहीं है तो घटना या कथा भव्य नहीं हो सकती और भावक के मन में ट्रेजेडी की प्रक्रिया को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, उसे दिखाया नहीं जा सकता है, उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। और दो आधारों पर उन्होंने कथानक के कुछ महत्वपूर्ण भेद बताए, 2 आधार बताए और कहा कि इन 2 आधारों पर कथानक के भेद किए जा सकते हैं, ठीक है। पहला बताया विषय के आधार पर और दूसरा बताया रचना के आधार पर। विषय के आधार पर उन्होंने कथानक के 3 भेद बताए, दंत कथा, ठीक है, कल्पना मूलक कथा और तीसरा कहा इतिहास मूलक कथा, ठीक है। दंत मूलक कथा से मतलब है कि ऐसी कथाएं जो सुनी सुनाई बातों पर आधारित हो, उसे उन्होंने कहा दंत मूलक कथा, ठीक है। दूसरा कल्पना मूलक कथा। कल्पना मूलक कथा से अरस्तु का मानना था कि कल्पना मूलक कथाओं के सृजन में कवि, लेखक, रचनाकार अपनी कल्पना का सहारा लेता है और कल्पना से कहानी का निर्माण करता है। और तीसरा था उनका इतिहास मूलक कथा, अर्थात इतिहास की किसी सत्य घटना पर आधारित जो कथा होती है उन्होंने कहा इतिहास मूलक कथा। यानी कि विषय वस्तु के आधार पर 3 भाग बताए, दंत कथा, कल्पना कथा और इतिहास कथा। दंत कथा सुनी सुनाई बातों पर आधारित होती है, कल्पना कथा कवि, रचनाकार अपनी कल्पना का सहारा लेकर रचना करता है, कथा बनाता है। और तीसरा इतिहास की किसी सत्य घटना पर आधारित जो कथा होती है वो ऐतिहासिक होती है, ठीक है। यह हो गया विषय के आधार पर। दूसरा उन्होंने कहा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर उन्होंने कथा के 2 प्रकार बताए, सरल और जटिल, जिसमें कि उन्होंने सरल कथा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिया, बहुत महत्व दिया और कहा कि सरल कथानक से उनका मतलब है कि जो एक ही घटना पर आधारित हो वो सरल कथानक है, ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा जटिल कथानक। जटिल कथानक को बहुत महत्व नहीं देते, उसके बहुत सारे दोष
वो बताते हैं। जटिल कथानक में बहुत सारी कथाएं एक साथ चलती रहती हैं, तो उनका प्रभाव बहुत ज्यादा दर्शक या श्रोता पे नहीं पड़ता, इसलिए उन्होंने कहा कि जो सरल कथानक है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें एक ही घटना को ज्यादा महत्व दिया जाता है। आई बात समझ में? और इस तरह से उन्होंने कथानक के क्या किए, भेद बताए, ठीक है ना। एक विषय वस्तु के आधार पर 3 भेद और रचना के आधार पर 2 भेद, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा कि कथानक में 6 महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए, ठीक है ना। कथानक के 6 महत्वपूर्ण गुणों का उन्होंने विश्लेषण किया कि अगर कथानक में ये 6 महत्वपूर्ण गुण है तभी वो अच्छा कथानक हो पाएगा, अगर ये गुण विद्यमान नहीं है तो वो अच्छा कथानक नहीं हो पाएगा। अब ये 6 गुण कौन थे? पहला गुण है एकान्विता, यानी कि कार्य में एकता हो, यानी कि कथानक जो है उसमें एक रूपता होनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था, यह उन्होंने गुण बताया। दूसरा उन्होंने कहा संभव्यता, ठीक है ना, यानी कि जो घटना है, ठीक है ना, उसका जिक्र किया कि घटना महत्वपूर्ण होनी चाहिए, ठीक है ना। अब किसी भी सामान्य घटना को आप बड़े कथानक के रूप में आप प्रस्तुत कर दें तो उसके बारे में वो कहते हैं कि घटना जो है वो महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तो दूसरा उन्होंने कहा संभव्यता। तीसरा कहा कथानक का जो 6 गुण बताए उसमें से तीसरा गुण उन्होंने बताया कुतूहलपूर्ण। कुतूहलपूर्ण से मतलब है रोचकता, कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, होता है ना, ठीक है ना, ये रोचकता बनी रहती है। तो तीसरा उन्होंने गुण बताया कथानक का कुतूहल, यानी कि वो कथानक जो रोचकता पैदा करे, कुतूहल पैदा करे कि अब क्या, अब क्या, अब क्या, ठीक है। चौथा उन्होंने बताया आकस्मिकता, यानी कि उस कथानक में अचानक कोई ऐसी चीज हो जो आपको क्या कर ले, जोड़ दे या आपको एकदम से चमत्कृत कर दे, तो आकस्मिकता यानी कि अचानक, चौथा गुण बताया। पांचवा बताया कि पूर्णता, यानी कि कहानी पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। और छठा बताया साधारणीकरण, यानी कि दर्शक उसको देखते हुए क्या हो जाए, साधारणीकृत हो जाए, उससे जुड़ाव महसूस कर ले। यह 6 उन्होंने विशेष कथानक के गुण बताए, ठीक है। कथानक के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है ना ट्रेजेडी का, वह है चरित्र चित्रण, ठीक है ना। दूसरा भाग है चरित्र चित्रण, और जिसे कि आप कैरेक्टर कहते हैं। आप नाटक में भी चरित्र योजना देखते हैं, कहानी में भी चरित्र योजना देखते हैं, ठीक है ना। तो त्रासदी में चरित्र चित्रण का वही महत्व है जो कि भारतीय काव्य शास्त्र में नाटकों में चरित्र चित्रण का जो महत्व है वही महत्व त्रासदी में भी है, ठीक है ना। अरस्तु ने चरित्र चित्रण में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया, कि कहा कि चरित्र चित्रण में इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए लेखक या रचनाकार को, ठीक है। पहला कहा कि पात्र का जो चरित्र चित्रण होना चाहिए वो जीवन के अनुकूल होना चाहिए, ऐसा लगे कि उसको देखते हुए कि हमारे आसपास के जीवन का या हमारे जीवन का ही यह एक क्या है, रूप है या यह एक हिस्सा है, ठीक है ना। दूसरा कहा कि उसके चरित्र में एक रूपता होनी चाहिए, जो कैरेक्टर है उसमें एक रूपता दिखनी चाहिए, एक व्यवस्था उसमें दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ नायक के चरित्र के बारे में उन्होंने 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही। पहली बात उन्होंने कही कि नायक में अच्छे और बुरे दोनों गुणों का समावेश होना चाहिए। नायक का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ अच्छाई से प्रेरित है, उसमें कोई बुराई ही नहीं है। अगर उसमें कोई बुराई ही नहीं होगी तो सामान्य मनुष्य और हमारे और आपके बीच का लगेगा नहीं, वो फिर तो वो ईश्वर लगेगा, फिर तो वो अलौकिक हो जाएगा। अरस्तु ने कहा कि नायक अलौकिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नायक हमारे जैसा होना चाहिए, हमारे बीच का होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा लगना चाहिए कि हमारे बीच के हमारे जैसे लोग ही हैं, वो अलौकिक नहीं है। अब स्पाइडरमैन की तरह नायक आ जाएगा, 2000 लोगों को एक बार में मार देगा, पहाड़ गिरा देगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। हाँ, नायक सामान्य से थोड़ा विशेष होगा, साहसी होगा, बलवान होगा, समझदार होगा, भावुकता होगी उसके अंदर, संयम होगा, बहुत सारी खूबियां उसके अंदर होगी, लेकिन ऐसी चीजें ना हो जो सत्य से क्या हो, परे हो। जैसे साउथ इंडियन फिल्में आप देखते हैं तो उसमें ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं कई बार कि लगता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, ठीक है ना, आश्चर्य होता है ना आपको। हालांकि वो आनंद पैदा करती है, उसका भी अपना मोल है, लेकिन ट्रेजेडी के दौरान कह रहे हैं अरस्तु कि भाई नायक जो होना चाहिए वो हमारी अपनी दुनिया का आदमी लगना चाहिए, वो किसी दूसरी दुनिया का आदमी नहीं लगना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही नायक के बारे में कि नायक कुलीन और यशस्वी हो, यानी कि सभ्य होना चाहिए। उसकी बातचीत में, उसके व्यवहार में एक सभ्यता, एक मानवीय पक्ष दिखाई देना चाहिए। या उन्होंने नायक की विशेषताएं बताई और
चरित्र चित्रण में जो पात्रों को कैसा होना चाहिए इसके बारे में उन्होंने बताया। तीसरा महत्वपूर्ण जो अंग है वह है विचार तत्व, यानी कि थॉट, ठीक है ना। अरस्तु ने त्रासदी के विवेचन में विचार तत्व को भी महत्वपूर्ण माना और उनका मानना था कि त्रासदी में भय एवं करुणा जैसे भाव जो है वो महत्वपूर्ण है, वे होने चाहिए। और जो नाटक में या फिल्म में या किसी भी रचना में जो भाव प्रदर्शन हुआ है, जो विचारों का प्रदर्शन हुआ है, वो विचार सिर्फ विचार ना हो, उसमें भाव भी संपृक्त होने चाहिए। ध्यान देने वाली बात है कि अरस्तु ने, पहले भी मैं कह चुका हूं, कि कविता को सौंदर्यवादी दृष्टिकोण से देखा, दर्शन का चश्मा उठा करके हटा करके देखा, नीति का चश्मा हटा करके देखा। इसलिए वो कहते हैं कि केवल बुद्धि की वो प्राथमिकता नहीं देते हैं, बल्कि वाणी द्वारा उत्पन्न समस्त भावों को वो कहीं ना कहीं प्राथमिकता देते हैं। इसलिए उन्होंने विचार तत्व को तीसरा महत्वपूर्ण स्थान दिया है। चौथा महत्वपूर्ण स्थान है या चौथा महत्वपूर्ण अंग है संगीत या मेलोडी, ठीक है ना। उनका कहना है कि संगीत जो है वो त्रासदी का एक महत्वपूर्ण अंग है। त्रासदी में जो संगीत प्रयोग होगा वो शांत भी हो सकता है और उन्मादयुक्त भी हो सकता है। संगीत कैसा भी हो, कहते हैं कि संगीत कैसा भी हो, लेकिन संगीत क्या होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए, सिविलाइज होना चाहिए। अभिप्राय यह है कि त्रासदी की भाषा की गरिमा के अनुकूल संगीत का उसमें समावेश किया जाना चाहिए। याद कीजिएगा कि कोई भी, बहुत सारी ऐसी फिल्में आप देखते हैं जिसमें दुखांतक घटनाएं होती हैं, तो जब नायक की या किसी महत्वपूर्ण पात्र की मौत हो जाती है तो दुखांत मूलक मेलोडी या गीत, ठीक है, या कोई म्यूजिक आप उस समय क्या करते हैं, सुनते हैं। उस म्यूजिक से, उस गीत से आपके भावों को थोड़ी भव्यता मिल जाती है, आपके भावों का उद्रेक थोड़ा और बढ़ जाता है। ये अरस्तु कहते थे कि त्रासदी में संगीत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप तो देखिए कि परंपरा भी रही है कि शोक गीत भी होते हैं, आपने लोकगीतों में शोक गीत भी पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि दुख की स्थिति में शोक गीत भी क्या होते हैं, गाए जाते हैं। तो उनका कहना था कि संगीत मेलोडी का इस तरह से त्रासदी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पांचवा, पदावली या पद योजना की बात वो करते हैं। पदावली या पद योजना से संबंध भाषा से है कि त्रासदी मूलक रचनाओं में किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो कहते हैं कि भाषा सरल होनी चाहिए एवं अलंकृत होनी चाहिए। अलंकृत से मतलब कि आकर्षण पैदा करे, अलंकृत से मतलब बोझिल और जटिल भाषा नहीं, ऐसी भाषा जो सरल भी लगे और आपको आकर्षित भी करे, ठीक है। और दूसरा कहा कि भाषा में लय और संगीत का सामंजस्य होना चाहिए। लयात्मक भाषा, काव्यात्मक भाषा, सुंदर भाषा। अब अगली क्लास में जब हम लोंगिनुस के उदात्त सिद्धांत पे बात करेंगे तो ये सारी बातें आएंगी कि भाषा का चमत्कार क्या है या कैसे वो भाषा के चमत्कार को महत्व देता है। कि एक होता है सुनना, किसी की बात सुनते हैं और आपको अच्छी लगती है बात, उसका बोलना अच्छा लगता है। और एक होता है कोई बोलते हुए सम्मोहन पैदा करता है, जैसे लगता है कि एक जादू सा चल रहा है और आप उस जादू का क्या है, हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा मैजिक देखते हुए खो जाता है। लोंगिनुस कहता है कि उदात्त भाषा जो होती है वो एक मैजिक क्रिएट करती है, ठीक है ना, कि आपको लगता है कि सुनते जाएं, खत्म ही ना हो। और इस तरह की भाषा जब खत्म होती है या खूबसूरत भाषा जो प्रयोग कर रहा है, तो जब तो आपको लगता है कि अच्छा खत्म हो गई बात, क्या खत्म हो गया समय, क्या, इसे कहते हैं जादू। तो वो कह रहे हैं कि त्रासदी की जो भाषा होनी चाहिए वह उसमें लय का सामंजस्य होना चाहिए और संगीत का सामंजस्य होना चाहिए। संगीत का सामंजस्य होने से म्यूजिक से नहीं है, संगीत की तरह आनंद पैदा कर सके वो आपके भीतर, ठीक है। और कहा, चौथी महत्वपूर्ण बात इसमें कही कि पात्र के अनुसार भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। कौन सा पात्र है, किस तरह का कैरेक्टर है। अब राजा है तो उसकी भाषा राजा की तरह होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई योद्धा है तो उसकी भाषा योद्धा की तरह होनी चाहिए। तो जो कैरेक्टर जिस तरह से आ रहा है उसी कैरेक्टर के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात कही कि भाषा चमत्कारपूर्ण हो, भव्य हो, लेकिन क्षुद्रता नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है ना। ऐसी भाषा का प्रयोग ना हो कि जो एक तरह से निम्न स्तर का भावबोध हमारे भीतर पैदा करे, तो इससे बचने की वो बात करते हैं। और छठा तत्व जो है, अंतिम तत्व, वह है दृश्य विधान। दृश्य विधान से आशय रंगमंचीय साज सज्जा से है। और अरस्तु इसको कहते हैं कि ठीक है, अगर रंगमंचीय साज सज्जा हो,
ठीक है, तो अच्छी बात है। हालांकि अरस्तु जो है वो रंगमंचीय साज सज्जा को अनिवार्य अंग नहीं मानते हैं, कि बहुत अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी वह दृश्य विधान को क्या करते हैं, महत्व देते हैं। ये अरस्तु के त्रासदी सिद्धांत के संबंध में महत्वपूर्ण बातें थी, जो उन्होंने त्रासदी के 6 तत्व बताए, 6 अंग बताए। वे अंग क्या थे उसका विश्लेषण हमने किया, और अब अंत में हम निष्कर्ष की बात करते हैं। हम निष्कर्ष की तरफ पहुंचते हैं कि क्या है अंतिम निष्कर्ष अरस्तु के त्रासदी सिद्धांत का। हालांकि अगर ना भी बताऊं तो आप सब समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक व्यवस्था में हम इसे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि अरस्तु का जो त्रासदी संबंधी चिंतन है वो अत्यंत व्यापक है, ठीक है ना, जिसके द्वारा उन्होंने काव्य शास्त्र को समझा और समझाया है, और यह प्रतिपादित किया है कि करुणामूलक यानी कि दुखद रचनाएं जो होती हैं वह समाज से बहिष्कृत करने योग्य नहीं है, बल्कि वह हमारे भावनाओं का क्या करती हैं, शमन करती हैं, परिष्कार करती हैं, ठीक है। और उनका कहना था एक तरह से, इसका निष्कर्ष में हम यह भी पहुंच सकते हैं कि त्रासदी दुखद घटनाएं होती हैं, लेकिन वो हमें सुख प्रदान करती हैं। इसलिए सुख प्रदान करती हैं कि ट्रेजिक घटनाएं जो होती हैं वह जीवन के सत्य से हमारा क्या करती हैं, परिचय करवाती हैं, कि जीवन का एक पक्ष ऐसा भी होता है या ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ट्रेजिक मूलक घटनाएं हमें अच्छी लगती हैं, ठीक है ना। तीसरी महत्वपूर्ण बात निष्कर्ष में कि त्रासदी मूलक घटनाएं देखते हुए, ठीक है ना, हमारे भीतर साधारणीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, घटित होती है, और हम व्यापक दुनिया से अपना एक कनेक्शन जोड़ लेते हैं। अब टाइटैनिक फिल्म देखिएगा तो रोज पता नहीं कहाँ की थी, ठीक है ना, जैक पता नहीं किस देश का था, लेकिन वो अपना लगने लगता है, उससे एक जुड़ाव आप महसूस करने लगते हैं, ठीक है ना। और साधारणीकरण की प्रक्रिया हो जाती है, जिस कारण हम अपने भीतर सुख का अनुभव करते हैं, ठीक है ना। अरस्तु का यह भी मानना था, निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, कि त्रासदी जो होती है वो सुंदर कलाकृति की तरह होती है, एक सुंदर रचना होती है, ठीक है ना, जिसमें कवि अपनी कल्पना का सहारा लेता है, अपनी प्रतिभा का सहारा लेता है, और अपनी कल्पना और प्रतिभा से एक सम्मोहक दृश्य या सम्मोहक रचना को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। और त्रासदी को अरस्तु ने मानव पीड़ा की गाथा कहा है, और पीड़ा को जीवन से पृथक नहीं किया जा सकता है, यानी कि मनुष्य की पीड़ा की जो गाथा है, मनुष्य की पीड़ा गाथा को अरस्तु ने त्रासदी कहा है। यही है त्रासदी संबंधी अरस्तु की मान्यताएं, उनके विचार, त्रासदी का उद्देश्य, त्रासदी के तत्व, और फिर अंत में हमने निष्कर्ष के तौर पे इस बात को समझ लिया, ठीक है। अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई विचार आपके मन में उठ रहे हो, कि और कोई ऐसी बात आप समझना चाह रहे हैं या कोई सवाल उठ रहे हैं, तो आपका स्वागत है, आप पूछिए, उसका मैं उत्तर दूंगा। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं कोई सवाल नहीं है, तो अब हमारी क्लास आज की यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। तो कोई सवाल है कि नहीं है? नहीं है, ज्ञानी लोग हैं आप, ठीक है, समझ गए सारी चीजें, इसको रोक दीजिए, ठीक है।